हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 साइंस लेसन नंबर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर। इससे पहले हमने करे थे, इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझा था, फिर हमने इसके इंटेक्स क्वेश्चंस किए थे जो ब्लू वाले क्वेश्चंस होते हैं। आज हम इसके करेंगे बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेक अ कंपेरिजन एंड राइट डाउन वेज इन विच प्लांट सेल आर डिफरेंट फ्रॉम एनिमल सेल। यानी कि इस क्वेश्चन में हमने बताना है प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस होते हैं। तो प्लांट सेल हैव सेल वॉल, प्लांट सेल के पास क्या होती है, सेल वॉल होती है। एनिमल सेल के पास सेल वॉल नहीं होती है। सेल वॉल कैसी होती है, सेल वॉल काफी रिजिड होती है, जो उसको क्या करती है, बाहर की जो एनवायरमेंट हो, इंसेक्ट वगैरह उससे बचाती है प्लांट को। ठीक है। वैक्यूल और सेकंड क्या है, वैक्यूल इज लार्ज एंड प्रेजेंट इन सेंटर ऑफ द सेल। प्लांट सेल के अंदर बड़ा वैक्यूल होता है और सेंटर में मौजूद होता है, और एनिमल सेल के अंदर स्मॉल वैक्यूल होता है। प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट, प्लांट सेल के अंदर प्लास्टिड्स प्रेजेंट होते हैं जो उसको कलर प्रोवाइड करते हैं, ग्रीन कलर, रेड। और एनिमल सेल में प्लास्टिड्स नहीं होते हैं, एब्सेंट होते हैं। न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन द साइड ऑफ द प्लांट सेल, और जो प्लांट सेल है उसके अंदर जो न्यूक्लियस है वो साइड में प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस प्रेजेंट इन सेंटर ऑफ द एनिमल सेल। एनिमल सेल में न्यूक्लियस सेंटर में मौजूद होता है। प्लांट सेल आर जनरली लार्जर देन एनिमल सेल, प्लांट सेल एनिमल सेल से बड़ी होती है और एनिमल सेल प्लांट सेल के अकॉर्डिंग छोटी होती है। ठीक है। हाउ, सेकंड क्वेश्चन है, हाउ इज अ प्रोकैरियोटिक सेल डिफरेंट फ्रॉम अ यूकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में क्या डिफरेंसेस है। इन प्रोकैरियोटिक साइज ऑफ सेल इज जनरली स्मॉल 1 माइक्रोमीटर टू 10 माइक्रोमीटर। प्रोकैरियोटिक सेल के जो साइज होता है वो काफी छोटा होता है। कितना छोटा, 1 माइक्रोमीटर से 10 माइक्रोमीटर। ठीक है। और यूकैरियोटिक सेल जनरली कैसा होता है, लार्जर होता है। कितना लार्जर, 5 से 100 माइक्रोमीटर तक। ओके। इट कंटेन सिंगल क्रोमोसोम, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर सिर्फ एक क्रोमोसोम पाया जाता है, और यूकैरियोटिक सेल के अंदर एक से ज्यादा क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल आर यूनिसेलुलर, प्रोकैरियोटिक सेल किन के अंदर पाई जाती है, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, और यूकैरियोटिक सेल मल्टी और यूनि दोनों में ही पाई जाती है। इसका फोर्थ डिफरेंस है, न्यूक्लियर रीजन इज नॉट वेल डिफाइंड एंड इट इज नोन एज न्यूक्लियोइड। जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं उसके अंदर न्यूक्लियर रीजन अच्छे से वेल डिफाइंड नहीं होता है, और उस रीजन को क्या कहा जाता है, न्यूक्लियोइड कहा जाता है। यूकैरियोटिक में न्यूक्लियर रीजन इज वेल डिफाइंड, न्यूक्लियर रीजन काफी अच्छे से डिफाइन होता है, और न्यूक्लियस के ऊपर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी मौजूद होती है। प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल आर एब्सेंट। प्रोकैरियोटिक सेल में काफी सारे जो मेम्ब्रेन के अंदर और सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, और मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल आर प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल। अब थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट वुड हैपन इफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर और ब्रेक डाउन। क्या होगा अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल की जो आउटरमोस्ट लेयर होती है जो चीजों को सिलेक्टिवली अंदर और बाहर जाने देती है, अगर ये टूट जाए तो क्या होगा। ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन रेगुलेट द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस इन एंड आउट ऑफ द सेल। ठीक है। सेल के अंदर चीजों को सिलेक्टिवली, जिस चीज की जरूरत है सेल को उसको अंदर आने देगी, जिस चीज की जरूरत नहीं है सेल को उसको बाहर आने की परमिशन दे देगी। ठीक है। तो ये चीजों को परमिशन देती है इन एंड आउट की। इफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर और ब्रेक डाउन देन द कंटेंट ऑफ द सेल विल कम इन द कॉन्टेक्ट विद द एक्सटर्नल एनवायरमेंट। अगर ये टूट जाएगी तो अंदर का जो कंटेंट है वो क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, और बाहर के एक्सटर्नल एनवायरमेंट के साथ मिल जाएगा। ठीक है। तो अब सेल अंदर ही अंदर क्या करती रहती है, बहुत सारे केमिकल कंपोजिशंस करती रहती है, जैसे कि एनर्जी जनरेट करना या फिर प्रोटीन लिपिड्स बनाना, और भी कई सारे काम इसके अंदर होते रहते हैं। ठीक है। जैसे एक पर्टिकुलरली कोई रूम के अंदर कोई काम हो रहा है, अगर वो सारा सामान अगर बाहर आ जाएगा तो फिर वो अच्छे से काम नहीं कर पाएगा, और केमिकल कंपोजिशन ऑफ द सेल विल बी लॉस्ट एंड सेल विल अनेबल टू परफॉर्म इट्स बेसिक फंक्शन। और सेल क्या नहीं कर पाएगा, अपना जो बेसिक फंक्शन कर रहा है उसको कंप्लीटली नहीं कर पाएगा। अल्टीमेटली एट लास्ट क्या होगा कि जो सेल है वो क्या कर जाएगा, डाई यानी कि मर जाएगा। ओके। सेल सर्वाइव नहीं कर पाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वुड हैपन टू द लाइफ ऑफ द सेल इफ देयर इज नो गोल्गी एपरेटस। अगर सेल के अंदर गोल्गी एपरेटस ना हो तो क्या होगा। ठीक है। सबसे पहले हम इसका डायग्राम देख लेते हैं। गोल्गी एपरेटस कैसा दिखता है, ऐसा। ये क्या होते हैं, ये वेसिकल्स होते हैं जो रफली पैरेलल अरेंज होते हैं इसमें, जिसको क्या कहा जाता है, सिस्टम कहा जाता है। ठीक है। अगर ये ना हो तो क्या होगा। तो बेटा देखो, गोल्गी एपरेटस का काम क्या होता है, इसका काम होता है स्टोरेज, मोटिफिकेशन, पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट इन वेसिकल। वेसिकल के अंदर
प्रोडक्ट को पैक करना, मॉडिफाई करना और फिर उसको अलग अलग जगह ट्रांसपोर्ट कर देना। अगर गोल्गी बॉडीज नहीं होंगे तो जो मटेरियल है वो पैक नहीं होगा, मॉडिफाई नहीं होगा और ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, डिस्पैच नहीं होगा। ठीक है, तो जो सामान, जो भी मटेरियल है सेल के अंदर बना है वो सेल के अंदर ही रह जाएगा। तो फिर सेल को बनाने का फायदा ही क्या है। ठीक है, तो इसके अलावा इट ऑल्सो इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ लाइजोसोम। इसके अलावा ये क्या करता है, लाइजोसोम को बनाने का काम करता है। लाइजोसोम हमारे सेल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। विच आर गार्बेज डिस्पोजल ऑफ द सेल। ठीक है, ये क्या होते हैं, ये हमारे गार्बेज डिस्पोजल होते हैं। मतलब कि ये गार्बेज को, जितना भी कूड़ा या जितने भी बेकार सेल ऑर्गेनल होते हैं उसको क्या कर जाता है, डाइजेस्ट कर जाता है। कोई बैक्टीरिया, कोई फूड मटेरियल बाहर से अंदर सेल के अंदर आता है तो ये उसको भी इसके अंदर जो डिजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं ये उसको क्या करता है, डाइजेस्ट कर जाता है। अगर यही नहीं होगा तो सेल के अंदर जो वेस्ट है वो एक्यूमुलेट होता रहेगा, इकट्ठा होता रहेगा, जिसकी वजह से सेल ज्यादा दिन तक क्या नहीं कर पाएगी, सर्वाइव नहीं कर पाएगी। ओके, ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब हम करते हैं 5। अब आता है क्वेश्चन नंबर 5। विच ऑर्गेनल इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। किस ऑर्गेनल को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ये है माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम। ठीक है, इसे देखिए, इसकी ये डबल लेयर्ड होता है, यानी कि इसके पास दो मेम्ब्रेन होती है। एक तो आउटर मेम्ब्रेन जो कि काफी पोरस होती है और एक होती है ये इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, जिसकी वजह से इसका सरफेस ये काफी कैसी होती है, ये काफी डीपली फोल्ड होती है। ठीक है, जिसकी वजह से इसका सरफेस एरिया काफी इंक्रीज हो जाता है। और यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया का इंपॉर्टेंट काम होता है, फंक्शन होता है। क्या काम होता है, एटीपी जनरेट, यानी कि एनर्जी जनरेट करने का। इसके पास अपने खुद के डीएनए एंड राइबोसोम्स होते हैं। ठीक है, तो ये क्या कह रहे हैं कि क्या काम, किसे कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। और क्यों कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेटिंग एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, एटीपी की फॉर्म में एनर्जी जनरेट करता है। एटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी इज नोन एज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल कहा जाता है। और यही एनर्जी लाइफ की और बाकी सारी एक्टिविटी करने के लिए हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 6। वेयर डू द लिपिड्स एंड प्रोटीन कॉन्स्टिट्यूटिंग द सेल मेम्ब्रेन गेट सिंथेसाइज। ठीक है, लिपिड और प्रोटीन क्या करते हैं, सेल मेम्ब्रेन को बनाने में हेल्प करते हैं, बनाने में काम आते हैं। ये लिपिड और प्रोटीन कहाँ बनते हैं, तो कहाँ बनते हैं बेटा, ये बनते हैं बेटा हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है हमारी दो टाइप की, एक तो रफ होती है जिसपे हमारे क्या होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं जो कि क्या बनाने में मदद करते हैं, प्रोटीन, यानी कि RER। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो हमारी क्या बनाती है, प्रोटीन बनाती है। और इस पे कोई भी राइबोसोम्स नहीं प्रेजेंट होते, इसलिए स्मूथ दिखती है। और ये हमारी क्या बनाने में काम आती है, ये हमारे लिपिड्स बनाने में काम आती है। ठीक है, चलिए पढ़ लेते हैं। लिपिड्स आर सिंथेसाइज इन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लिपिड क्या बनाता है, लिपिड कौन बनाता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाती है। और प्रोटीन कौन बनाता है, RER, यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन को सिंथेसाइज करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज एन अमीबा ऑब्टेन इट्स फूड। अमीबा अपने खाने को कैसे ऑप्ट करता है, कैसे गेट करता है, तो अमीबा ऑब्टेन इट्स फूड थ्रू द प्रोसेस ऑफ एंडोसाइटोसिस। अमीबा जो अपना खाना गेट करता है उस प्रोसेस को कहा जाता है एंडोसाइटोसिस। ठीक है, किस तरीके से, द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन अनेबल द सेल टू एनगल्फ द सॉलिड पार्टिकल्स ऑफ फूड फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरमेंट। मतलब कि अमीबा क्या होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, ये सारी एक्टिविटी अपनी इसी सेल से करता है। ये बाहर वाला क्या होता है, ये होती है इसकी सेल मेम्ब्रेन, अंदर साइटोप्लाज्म होता है और उसके अंदर क्या होता है, हमारा न्यूक्लियस होता है। ठीक है, सेंटर में हमारा न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो ये क्या करता है, ये काफी फ्लेक्सिबल होता है, तो यहीं से मूव करता है। मूव करते हुए ये कुछ ऐसे अपना स्ट्रक्चर बना लेता है, इस फॉल्स फीड भी कहा जाता है। इसे फॉल्स फीड क्या होता है, ये इसे बोला जाता है सूडोपोडिया। ठीक है, ये जो इसकी फिगर है इसको बोला जाता है सूडोपोडिया। तो जैसे कोई खाने का पार्टिकल है, ये उसको चारों तरफ से क्या कर लेता है, घेर लेता है इस तरीके से। ठीक है, और एक वैक्यूल बना लेता है। अब इस वैक्यूल के पास छोटे छोटे राइबोसोम्स होते हैं जो कि इसमें से अपने अंदर से क्या निकालते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम निकालते हैं, जिसकी वजह से ये जो फूड पार्टिकल है क्या हो जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है, साइटोप्लाज्म के अंदर मिल जाता है। और इसी फूड वैक्यूल में से वो जो भी एक्स्ट्रा फूड होता है या अनडाइजेस्टिव फूड होता है वो क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। व्हाट इज ओस्मोसिस। ओस्मोसिस क्या होता है,
तो द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, जैसे कि सेल के अंदर, ठीक है, वाटर की मूवमेंट यानी कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को क्रॉस करना पड़ेगा, ये तो कंपलसरी है, ठीक है, यानी कि मूवमेंट जब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के अक्रॉस होगी, आर पार होगी, अंदर जा रहा है पानी चाहे तो बाहर आ रहा है, ठीक है, उसे हम ओस्मोसिस कहते हैं। लेकिन उसकी कंडीशन क्या होती है, जहाँ पे पानी ज्यादा है से जहाँ पे पानी कम है उस तरफ, यानी कि हाई वाटर कॉन्सेंट्रेशन से लो वाटर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करेगा और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ओस्मोसिस कहते हैं, ठीक है। द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ओस्मोसिस। समझ आ गया। इट टेक प्लेस ओनली लिक्विड मीडियम। ध्यान रखने वाली बात क्या है कि ये सिर्फ लिक्विड मीडियम में होता है, गैस और सॉलिड में नहीं होता है। और जो प्लांट की रूट पानी को एब्जॉर्ब करती हैं वो भी किसके थ्रू करती हैं, ओस्मोसिस के थ्रू करती हैं। ओके, अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 9, जो कि एक एक्सपेरिमेंट है ओस्मोसिस का ये, ठीक है। टेक 4 पील्ड पोटैटो, हाफ एंड स्क्वूज ईच वन आउट ऑफ मेक पोटैटो कप, ठीक है। वन ऑफ दिस पोटैटो कप शुड बी मेड फ्रॉम अ बॉइल्ड पोटैटो। आपने क्या करना है, चार पोटैटो लेने हैं, एक आपने बॉइल्ड लेना है और 3 आपने कच्चे लेने हैं। उसको क्या कर लेना है, उसको पहले तो छील लोगे, ठीक है, छील लोगे, उसके बाद उसको आधा काट के उसको स्क्वूज यानी कि बीच में से जो पोटैटो उसको निकाल के कप की शेप दे दोगे। ओके, और फिर उसके बाद उसमें से एक बॉइल्ड लेना है, 3 कच्चे लेने हैं। पुट ईच कप इन अ ट्रॉफ कंटेनिंग वाटर। अब फिर उसके अंदर क्या करना है कि एक ट्रॉफ यानी कि कुछ नैरो सा लेना है जिसके अंदर आप पानी रख सको, और फिर उसमें उस पोटैटो को, चारों पोटैटो को रख देना है, ठीक है। पहला जो होगा उसको एम्प्टी लेना है, पहले नाम दे दो ABCD। तो पहले को एम्प्टी लेना है, सेकंड में आपने क्या करना है, शुगर डाल देना है यहाँ पे, ठीक है, अंदर की तरफ। और थर्ड में क्या करना है, आपने सॉल्ट डाल देना है। और फोर्थ में क्या करना है, आपने शुगर डालना है। लेकिन ये कैसा पोटैटो है, ये है बॉइल्ड। ओके, अब देखते हैं, इसको 2 घंटे बाद ऑब्जर्व करना है। अब इसके क्वेश्चंस हैं, एक्सप्लेन व्हाई वाटर गैदर इन द होलो पोर्शन ऑफ B and C। अब आपने क्या किया था, जिसमें चीनी और नमक डाला था उसमें आप 2 घंटे बाद देखेंगे कि पानी आ गया, ठीक है। अब वो क्यों हुआ, तो आप जानते हैं कि जो वाटर की मूवमेंट होती है वो हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन होती है, ठीक है। अब पानी की ज्यादा मात्रा बाहर थी और अंदर सॉल्यूट ज्यादा था, यानी कि पानी कम था। सॉल्यूट चीनी ज्यादा हो गई, पानी कम हो गया, तो पानी मूव करेगा कैसे, हाई कॉन्सेंट्रेशन से, जहां पे पानी ज्यादा है से वहां मूव करेगा जहां पे पानी कम है। सेम प्रोसेस सॉल्ट के साथ भी होगा, जब सॉल्यूट ज्यादा है तो पानी कम हो गया, और बाहर के एनवायरनमेंट में पानी ज्यादा है तो वो हाई वाटर कॉन्सेंट्रेशन से लो वाटर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ क्या करेगा, मूव करेगा। इसलिए दोनों ही कप्स में क्या हो गया था, पानी आ गया था। द वाटर गैदर इन द होलो पोर्शन ऑफ B and C ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ ओस्मोसिस, ठीक है। ये पूरा प्रोसेस हुआ किसकी वजह से, ओस्मोसिस की वजह से। सिंस द मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज हायर वाटर कॉन्सेंट्रेशन देन द सेल। बाहर का जो एनवायरमेंट था उसके अंदर पानी ज्यादा था सेल के अकॉर्डिंग। द वाटर मूव्स इनसाइड बाय ओस्मोसिस, इसलिए पानी अंदर चला गया ओस्मोसिस के थ्रू। वाटर फ्लो फ्रॉम अ रीजन ऑफ इट्स हाइयर कॉन्सेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन। वाटर मूव करता है हाई कॉन्सेंट्रेशन यानी कि पानी की मात्रा जहां ज्यादा है से जहां पानी की मात्रा कम होगी उस तरफ, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज पोटैटो ए नेसेसरी फॉर दिस एक्सपेरिमेंट। अब पहले पोटैटो में हमने क्या किया था कि एम्प्टी लिया था, फिर सेकंड में शुगर लिया था, थर्ड में सॉल्ट और फोर्थ में शुगर लिया था, और उसको मतलब उसको क्या करा था, बॉइल्ड लिया था। तो ए लेने की जरूरत क्या है बेटा, फॉर कंपैरिजन। हम अब कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो कंपैरिजन करेंगे। अब हमने देखा कि 2 पोटैटो के कप में क्या आ गया, पानी आ गया, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन अंदर कैसा था, वाटर कॉन्सेंट्रेशन कम था। तो हमें एक चीज तो चाहिए, क्या पता ऐसा होता कि हम खाली कप रख देते उसके अंदर भी पानी आ जाता, लेकिन नहीं आया। ये हमने किस हिसाब से अंदाजा लगाया है, जब हमने पहले से कंपेयर किया। ओके, अब थर्ड क्वेश्चन है, एक्सप्लेन व्हाई वाटर डज नॉट गैदर इन द होलो आउट पोर्शन A and D। अब वही क्वेश्चन है कि फर्स्ट में और लास्ट वाला A और D में पानी क्यों नहीं आया, ठीक है। तो पहले में क्यों नहीं आया, क्योंकि वाटर का कॉन्सेंट्रेशन बाहर और सेल के अंदर यानी कि पोटैटो के अंदर कैसा था, बिल्कुल सेम था। अब सेम कॉन्सेंट्रेशन में पानी क्या नहीं करेगा, मूव ही नहीं करेगा, क्योंकि वो तो हाई से लो करता है। और डी में क्यों नहीं आया, क्योंकि ये कैसा था, ये बॉइल्ड पोटैटो था, तो जिसकी सेल थी वो क्या हो गई, डेड हो गई, वो मरी हुई थी, तो सेमी परमेएबल डिस्ट्रॉय थी, जिसकी वजह से पानी की मूवमेंट नहीं हुई, ठीक है।
hollow portion of potato A is empty, there is no concentration difference, so no osmosis occur, कि concentration में कोई भी difference नहीं था इसलिए osmosis नहीं हुआ. The hollow portion of potato D contains sugar but the potato cup is boiled. ठीक है, क्योंकि potato कैसा था, वो था boiled. Osmosis can't occur as semi permeable is destroyed by boiling. जब हमने आलू को उबाल लिया था तो उसकी जो सेल थी वो क्या हो गई थी, डेड हो गई थी, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन डिस्ट्रॉय हो गई थी, जिसकी वजह से पानी की मूवमेंट नहीं हुई. ओके, अब ये है लास्ट क्वेश्चन. विच टाइप ऑफ सेल डिवीजन इज रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ बॉडी एंड विच टाइप इज इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ गैमेट. ठीक है, एक गैमेट बनाने के लिए कैसा सेल डिवीजन चाहिए और ग्रोथ और रिपेयर के लिए कैसे सेल डिवीजन की रिक्वायरमेंट होती है. तो सबसे पहले क्या है, माइटोसिस. माइटोसिस सेल डिवीजन इज रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी. ठीक है, बॉडी की ग्रोथ के लिए, बॉडी के रिपेयरमेंट के लिए माइटोसिस सेल डिवीजन की जरूरत होती है. और गैमेट्स को फॉर्म करने के लिए, गैमेट्स को बनाने के लिए मियोसिस सेल डिवीजन की जरूरत होती है. ठीक है, यहाँ पे आपके बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन खत्म होते हैं. आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो. वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू फॉर वॉचिंग. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.